प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बरोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कोड ME 201। इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस चैप्टर में ये 5वां लेक्चर है और आपका आर्टिकल है इसका सब टॉपिक जिसको कहते हैं 1.5.3। ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही हैं, सिलेबस में यही आर्टिकल लिखा हुआ है। उसमें है बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन, संयुक्त अनुभाग वाली रोड। देखिए, इससे ठीक पहले हमने बार ऑफ होमोजीनियस सेक्शन वाली पढ़ी थी, जिसमें दो तरह की रोड पढ़ी थी हमने। वो एक ही मटेरियल की बनी हुई थी, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और एक स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन, और उस पे दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। अब हम यहाँ पे कंपोजिट सेक्शन वाली बार लेते हैं, यानी कि ये बार ऐसे मटेरियल, दो तरह के मटेरियल की बनी हुई इसमें मेंबर्स होते हैं, मटेरियल जिसमें अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की रोड दो या दो से अधिक पदार्थों की बनी हुई होती है एवं एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर बनाई जाती है और उस पर बल लगता है तो उससे कंपोजिट सेक्शन यानी संयुक्त अनुभाग वाली रोड कहा जाता है, जैसा कि चित्र 1.13 में दर्शाया गया है। इस फिगर को देख करके हम कंपोजिट सेक्शन वाली बात को, इस फिगर को देखते ही हम समझ सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे आप ये बीच में ये मेंबर देख रहे हैं जिसको नंबर 1 दिया हुआ है। ये एक रोड है, सॉलिड रोड है। इसका मटेरियल कुछ अलग हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको नंबर 1 दे दिया हमने। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टील, STEE, ये स्टील रोड हो गई। और ये कॉपर, ये कॉपर की ट्यूब हो गई। ये रोड है और ये आप देख रहे हैं, ये कॉपर की ट्यूब है। ये और ये एक ही मटेरियल है। ये कट सेक्शन है, इसलिए आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है। इस ट्यूब के अंदर ये रोड डली हुई है और फिर उसको, ये दोनों लंबाई में बराबर हैं, दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर है, और उसको एक अलग मेंबर से इस एंड पर जोड़ा हुआ है और यहाँ इस एंड पर भी इस मेंबर से जोड़ा, रिजिडली बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। ये हिल नहीं सकती, इससे जुड़ी हुई है, रोड भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है। अब ये एक मेंबर हो गया, लेकिन ये जो मेंबर बना हमारे पास में, इसको हम कहेंगे बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ये कंपोजिट सेक्शन है, यानी कि ये अलग मटेरियल की बनी हुई है, ये अलग मटेरियल की बनी। अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल हो गए। पहले जो रोड पड़ी थी हमने, उसमें एक ही तरह का मटेरियल था और इस पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर कंप्रेसिव फोर्स, देखिए दबाव वाला बल, कंप्रेसिव फोर्स दिखाया हुआ है। तो ये कंपोजिट बार का एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखिए, इसका जो डिटेल लिखा हुआ है, चित्र संख्या 1.13 में कंपोजिट सेक्शन बार दर्शाई गई है। इसमें एक रोड है जिसे रोड संख्या 1 दिया हुआ है, नाम 1 दिया हुआ है, एवं इसके चारों ओर एक ट्यूब है जिसे संख्या 2 से दर्शाया गया है। इन दोनों को सिरों पर जोड़ा गया है और इसमें दबाव बल F लग रहा है। इन दोनों में के पदार्थ अलग अलग हैं। ये इसका विवरण हो गया, ये कंपोजिट सेक्शन वाली बार हो गई। अब हम आते हैं, ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन वाला डिटेल था। अब हम आते हैं फोर्स के हिसाब से इसमें क्या क्या सिचुएशन बनती है। एक बार, यह बार साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, किसी तरह का हलचल नहीं है, एवं इस पर लगने वाला बल F दोनों में बढ़ जाता है। जब ये साम्यावस्था में है, ये F फोर्स लगा रहे हैं हम, तो ये F बल कहाँ जाएगा, कुछ F बल ये वहन करेगी और कुछ ये वहन करेगी, तो इन दोनों में बढ़ जाता है। तो हम समीकरण मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अतः F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। F1 बल इसमें आ गया और F2 इसमें आ गया, इन दोनों का जोड़ जो है F के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों में बंट गया। ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन बन गई, समीकरण। इसको हमने नंबर दे दिया 1.10, ये
ये नंबरिंग जो है हमारे जो सीरीज चल रही है इसमें नंबरिंग करने की वो नंबरिंग आ गई। तो ये हमारा एक इसका समीकरण लिख दिया फोर्स का। यहाँ पर यह कंपोजिट सेक्शन बार दोनों सिरों पर एक साथ बंधी हुई होने से रोड एवं ट्यूब की लंबाई में वृद्धि या कमी बराबर होती है। नेक्स्ट जो तर्क है या लॉजिक है वो ये है कि ये दोनों सिरों पर बिल्कुल दृढ़ता से बंधी हुई है और इस पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसकी लंबाई में रोड और ट्यूब की लंबाई में वृद्धि या कमी जो है बराबर होनी चाहिए और बराबर होगी डेफिनेटली। ऐसा तो है नहीं कि रोड ज़्यादा लंबी हो जाएगी ट्यूब कम लंबी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इस तर्क से हम ये लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू। डेल्टा वन इसकी लंबाई में कमी, यहाँ पे कमी आ रही है, देखिए दबाव होने से यहाँ पे लंबाई में कमी है, इसलिए जो लंबाई में कमी डेल्टा वन है वो इसकी लंबाई में कमी डेल्टा टू है, दोनों ही बराबर होगी। तो हमारे पास समीकरण बन गया डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू। अब डेल्टा वन की वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जो पीछे हमने फॉर्मूला याद किया था उस फॉर्मूले से डेल्टा वन की वैल्यू है F1 L अपॉन A1 E1। देखिए पिछली इक्वेशन में इसमें फर्क ये आया, इसमें E1 E2 अलग अलग हो गए क्योंकि 1 का मटेरियल अलग है 2 का मटेरियल अलग है, इसलिए इसका E1 होगा E2 होगा, ये फर्क है। बाकी वो का वही है। लंबाई दोनों की बराबर है, इसकी लंबाई बराबर है L है, इसलिए लंबाई दोनों में L आई है। दोनों पर फोर्स अलग अलग हो जाएगा, F1 और F2 अलग अलग फोर्स होने से F1 F2 हो गया। तो डेल्टा वन बराबर F1 L अपॉन A1 E1। क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग होगा दोनों का, इसलिए A1 और इधर A2 आ जाएगा। तो ये डेल्टा वन का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा वन की वैल्यू रख दी हमने और डेल्टा टू की वैल्यू 2 के उसमें रख देंगे F2L अपॉन A2 E2। तो ये वैल्यू रखने के बाद इसमें L से L कट जाएगा, L से L कट गया, तो हमारा ये जो है समीकरण ये थोड़ा छोटा होकर के ये हो गया F1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 E2। इसको हमने नंबर दे दिया 1.11। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। कौन सी? उपरोक्त समीकरण संख्या देखिए लिखा है 1.10 एवं 1.11 द्वारा F1 एवं F2 का मान ज्ञात किया जा सकता है और बल ज्ञात करने के बाद उन दोनों में उत्पन्न प्रतिबल यानी स्ट्रेस भी ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये इसकी थ्योरी है। इतनी आपके कंपोजिट सेक्शन वाली बार की थ्योरी इतनी है। दो तरह की रोड है, मटेरियल अलग अलग हैं, तो E1 और E2 अलग अलग हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, A1 और A2 दोनों ही अलग हो जाए, लंबाई दोनों की बराबर है तो L1 और L2 दोनों L के बराबर हो जाएगी। ये इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक उदाहरण लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। एक तांबे की रोड 25 मिलीमीटर व्यास की जिसे स्टील की ट्यूब में रखा हुआ है, तांबे की रोड है ये। देखिए फिगर से हम ये देख सकते हैं, फिगर जैसा हमने उसमें एग्जाम्पल में पहले पढ़ा था थ्योरी में, वैसा ही फिगर है इसका। एक ट्यूब है और एक रोड है, वैसा ही एग्जाम्पल है। ये रोड आपके जो है रोड किसकी दी हुई है? स्टील की है और ट्यूब है, और रोड तांबे कॉपर की है। ट्यूब का आंतरिक व्यास, अब ट्यूब के डायमेंशन दिए हुए हैं, आंतरिक व्यास 30 मिलीमीटर एवं बाह्य व्यास 35 मिलीमीटर है, ये इसके नाप दे रखे हैं। रोड एवं ट्यूब दोनों सिरों से एंड से दृढ़ता से जुड़ी हुई है, ये देखिए दृढ़ता से जुड़ी हुई है। इस प्रकार बनी कंपोजिट बार, ये कंपोजिट बार हो गई की लंबाई 500 मिलीमीटर है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की इसकी रोड की लंबाई जो है 500 मिलीमीटर है। ये लंबाई हम अगर कहें, ये वाली लाइन इसको मैं यहाँ दर्शा देता हूँ 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर ये इसको ये जोड़ने वाले मेंबर को शामिल नहीं करें। ये 500 मिलीमीटर इसकी लंबाई है कंपोजिट बार की। इस कंपोजिट बार के अक्ष पर 30 किलोन्यूटन का तनाव बल लग रहा है। देखिए ये टेंसाइल फोर्स, तनाव बल मतलब ये खींचने वाला। एफ जो है 30
किलो न्यूटन का ये इस पे बल लग रहा है। यहाँ पर स्टील के लिए ई का मान देखिए, स्टील के लिए ई का मान 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर है। हम तांबे के लिए ई का मान दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर है। रोड एवं ट्यूब में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात करें। रोड और ट्यूब में यानी कि P1 और P2 ज्ञात करने हैं, प्रतिबल निकालने हैं। वो इसमें थ्योरी में जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी सहायता से इस प्रॉब्लम को हम कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो ले लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है F बराबर 30 किलो न्यूटन, इसको हमने न्यूटन में बदल दिया तो 30,000 न्यूटन हो गया। न्यूटन में मैंने इसलिए बदला कि यहाँ पे ई में हम देखते हैं फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन में है, इसलिए ये वाला फोर्स भी न्यूटन में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको यही न्यूटन में बदल दिया। इसके बाद में रोड का व्यास जिसको हम D1 दे देते हैं, 25 mm इसमें दिया हुआ है, ये हमने यहाँ ले लिया। ट्यूब का व्यास, ट्यूब के दो व्यास होंगे, इंटरनल और आउटर। इंटरनल को हमने दे दिया DI 30 मिलीमीटर दिया है, और एवं DO आउटर 35 मिलीमीटर ये भी दे रखे हैं, ये हमने यहाँ लिख लिया। E1 की वैल्यू हमने ले ली। E1 जो है रोड के मटेरियल का जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E1 की वैल्यू वहाँ से ले ली। E2 की वैल्यू हमने यहाँ से जो इसमें दे रखी है वो हमने यहाँ पे लिख ली, ताकि इसको हम फिर न्यूमेरिकल में फॉर्मूलों में यहीं से ले करके हम फटाफट सवाल को सॉल्व कर सकें। अनुप्रस्थ रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 हम देखिए हमें D1 दे रखा है, तो A1 हम इससे कैलकुलेट करेंगे π/4 D1 स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 490.9 मिलीमीटर स्क्वायर आ गई। और ट्यूब की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम A2 लिख रहे हैं वो π/4, तो आउटर माइनस इंटरनल, तो आउटर व्यास हो जाएगा π/4 35 का स्क्वायर माइनस π/4 30 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम रोड का जो अपने ट्यूब का क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं A2। ये कैलकुलेट करने के बाद में अब देखिए हमारा फॉर्मूला कि समय अवस्था में होने से क्या फॉर्मूला पहले अपने निकाला हुआ है F1 + F2 = F। ये F जो है किसके बराबर होगा, F1 + F2। जो फोर्स इसमें आएगा वो प्लस होगा, इसमें जो फोर्स आएगा उसके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं आगे F का मतलब होता है P1A1, इस तरह से लिख सकते हैं F बराबर P1A1 होता है स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लस F2 का हो जाएगा P2A2, P2 स्ट्रेस हो गया और A2 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और F1 की वैल्यू हमने F की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये एक हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा लॉजिक हम यूज करते हैं, Δ1 बराबर Δ2 होना चाहिए, जो इसकी लंबाई में वृद्धि बराबर इसकी लंबाई में वृद्धि, और लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला F1L/A1E1 बराबर हो जाएगा F2L/A2E2। ये Δ1 की वैल्यू, Δ2 की वैल्यू, इसमें L से L कट जाएगा और F/A P1 के बराबर हो जाएगा, P1 लिख दिया। F2/A2 P2 हो जाएगा, P2 लिख दिया। ये समीकरण थोड़ा शॉर्ट होके इस तरह से आ गया। इसको हमने पक्षांतर किया, E को उधर ले गए तो P1 बराबर E1/E2 और इंटू P2 हो गया। और P1 बराबर E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखी है, ये देखिए ये दी हुई है फॉर्मूले में, इसमें क्वेश्चन में हमारे को दे रखी है, तो इसको हमने E1 और E2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और ये कट करके ये हमारे पास जो समीकरण आया बिल्कुल शॉर्ट हो करके ये समीकरण हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसके बाद में हम P1 और समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 को हमने वापस लिया यहाँ पे, इसमें A1 और A2 की वैल्यू रखेंगे। तो P1 A1 और A2 की वैल्यू इस तरह से रख दी, तो ये हमारे पास एक समीकरण, दूसरा समीकरण आ गया। फिर समीकरण 2 से समीकरण 3 में P1 का मान रखने पर इसके अंदर यहाँ से P1 की वैल्यू इसमें यहाँ रख देते हैं, तो ये P2 में हमारे पास एक समीकरण आ गया। इससे हमने P2 की वैल्यू निकाल ली, इसको सॉल्व करते जाएंगे, समीकरण सॉल्व करते आपको आता ही है। तो P2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये स्ट्रेस इन ट्यूब
2 नंबर दे रखा है, ट्यूब के अंदर स्ट्रेस ये आ गया, एक उत्तर ये हो गया। और P2 की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, यहाँ P2 की वैल्यू रख दें, P1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 में, ये 2 में P2 का मान रखने पर, ये P2 का मान इस 2 में रखेंगे तो हमारे पास P1 बराबर, ये P1 की वैल्यू आ जाएगी, P1 बराबर 29.96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और P1 बराबर 59.92 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेसेस निकाल लिए हमने, यानी प्रतिबल ट्यूब में और रोड में प्रतिबल आ गए। ये दोनों फॉर्मूले जो हमने थ्योरी में निकाले थे उनका उपयोग करके यहाँ पे हम इस तरह से इस टोटल इसमें स्ट्रेस कितने उत्पन्न होंगे वो निकाल सकते हैं, या लंबाई में वृद्धि कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं। जो भी कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं और कुछ कैलकुलेट करनी होती है वो इन 2 फॉर्मूलों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल जो है अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।